मैं एमपी यादव पॉलिटी विषय में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत राष्ट्रपति टॉपिक हमारा चल रहा था। उसमें हमने राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायिक शक्तियां, इसके अलावा वित्तीय शक्तियां, डिप्लोमेटिक जो पावर्स हैं उसके बारे में जान लिया था। आपातकालीन शक्तियां हमारा विषय चल रहा था और उसमें हमने राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बातें, कुछ विशेष जो तथ्य थे वो जाने थे। उसके पश्चात जो आपातकालीन शक्तियां थी उसमें हम राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति किस प्रकार से की जाती है वहाँ तक अपनी बातों को हमने छोड़ा था। वहाँ आपातकालीन शक्तियाँ, ठीक है, आपातकालीन शक्तियाँ, उसमें राष्ट्रीय आपातकाल ये विषय हमारा चल रहा था। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि हमने कहाँ तक इसके बारे में अध्ययन कर लिया था। राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जाता है? युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में संपूर्ण देश या देश के किसी भूभाग में लगाया जा सकता है। इसके अलावा अगर युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह इन तीनों में से किसी भी एक स्थिति के उत्पन्न होने की केवल संभावना हो तब भी भारत में क्या लगाया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह शब्दावली नहीं थी। 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से आंतरिक अशांति शब्द को हटाया गया और उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्दावली जोड़ी गई थी, ठीक है। और 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से ही अनुच्छेद 352 में ये व्यवस्था कर दी गई कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर ही भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, ठीक है। तो मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 352 में। मंत्रिमंडल को परिभाषित भी किया गया है 352 में। प्रधानमंत्री और जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। इसके पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है और उसमें मुख्य रूप से ये बात सामने आई थी कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के 1 माह के भीतर संसद के विशेष बहुमत से इसका अनुमोदन होना आवश्यक है, ठीक है। अगर 1 माह के भीतर संसद के विशेष बहुमत से इसका अनुमोदन कर दिया गया तो ये 6 माह तक जारी रहता है। अधिकतम अवधि इसकी क्या है? अनिश्चित है, ठीक है। और प्रत्येक 6 माह में इसका क्या होना आवश्यक है? अनुमोदन होना आवश्यक है। ये बात भी हमने जानी थी कि राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में अगर लोकसभा भंग हो जाए तो राज्यसभा इसका अनुमोदन करेगी और जब लोकसभा का पुनर्गठन हो जाए तो लोकसभा के पुनर्गठन के पश्चात प्रथम बैठक के 30 दिन के भीतर लोकसभा भी इसका क्या करेगी? अनुमोदन करेगी। अगर लोकसभा इस प्रकार के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है, खारिज कर देती है, तो राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो सकता है। उसके बाद में हमने जाना राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति किस प्रकार से होती है। तो राष्ट्रपति अपनी उद्घोषणा के माध्यम से इसको स्वयं समाप्ति की घोषणा कर सकता है। दूसरा हमने जाना अगर निर्धारित अवधि में इसका अनुमोदन नहीं किया जाए तो राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो सकता है और लोकसभा की पहल पर भी राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त किया जा सकता है। लोकसभा की पहल में हमने जाना कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/10 सदस्य इस प्रकार का प्रस्ताव लाते हैं। अगर सदन सत्र में हो तो लोकसभा अध्यक्ष, नहीं हो तो राष्ट्रपति इस प्रकार के प्रस्ताव की 14 दिन के भीतर प्रस्ताव पर चर्चा करवाते हैं और उसके पश्चात लोकसभा की साधारण बहुमत से इस प्रकार का प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है तो राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति की जा सकती है। तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत हमने इन बातों को जाना था। अब राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव, राष्ट्रीय आपातकाल के क्या प्रभाव होते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव हम यहाँ जानने की कोशिश करते हैं। तो प्रभाव मुख्य रूप से इसके हम 3-4 पार्ट बना लेते हैं ताकि हमें समझने के दृष्टिकोण से आसानी हो। तो
अनुच्छेद 353 में क्या बात है, इसके प्रभाव से संबंधित बातें हैं। इसमें भी अनुच्छेद 353 से संबंधित दूसरी पार्ट में भी हम क्या बातें हैं, अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 358 और 359 ये राष्ट्रीय आपातकाल के क्या है दोस्तों, प्रभाव है। अब हम इनको एक एक को समझते हैं। अनुच्छेद 353 में राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभावों के बारे में क्या बताया गया है कि देखिए, इसमें जो बातें बताई गई हैं वो ये कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियों का, संघ की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार, संघ की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार राज्य की कार्यपालिका शक्तियों तक हो जाता है। शक्तियों तक हो जाना। अनुच्छेद 353 में ये बात बताई गई है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियों का जो विस्तार है वो राज्य की कार्यपालिका शक्तियों तक हो जाता है। अनुच्छेद 353 में ही क्या बात बताई गई है कि संसद संघ सूची के विषयों के अलावा, संघ सूची के विषयों के अलावा भी कानून बना सकती है। संघ सूची के विषयों के अलावा भी कानून बना सकती है। ठीक है। उसके बाद में अनुच्छेद 83 में क्या बात कही गई, अनुच्छेद 83 में कहा गया कि लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। और अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 में क्या बातें बताई गई हैं राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव के संदर्भ में, मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समाप्त नहीं होते हैं, ध्यान रखेंगे, मूल अधिकार कभी समाप्त नहीं होते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में मूल अधिकार क्या हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं। मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। ये ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव आप समझ सकते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार राज्य की कार्यपालिका शक्तियों तक हो जाता है। अनुच्छेद 353 में ये बात है। 353 में ये बात है कि संसद संघ सूची के विषयों के अलावा भी कानून बना सकती है, अन्य विषयों पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 83 में, केवल 83 में बताया गया है कि लोकसभा का कार्यकाल राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपको पता है इस प्रकार का कार्य किया भी गया है। कब किया गया, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल कितना बढ़ाया गया है, 1 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल कितना किया गया है, 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना किया गया, 6 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 6 वर्ष कर दिया गया। लेकिन आपको पता है 44वां संविधान संशोधन, जब मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था को पुनः परिवर्तित कर दिया। 1978 में उनकी सरकार के माध्यम से 44वां संविधान संशोधन 1978 पारित हुआ और कार्यकाल पुनः, लोकसभा का कार्यकाल पुनः 6 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया, 5 वर्ष कर दिया। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है।
तो राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव हैं जिसमें लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है और ऐसा किया गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना किया गया, 6 वर्ष। लेकिन इस व्यवस्था को पुनः परिवर्तित कर दिया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से और लोकसभा का कार्यकाल पुनः 6 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया, 5 वर्ष। वर्तमान में लोकसभा का कार्यकाल अमूमन कितना है, 5 वर्ष। यहाँ बताया गया है मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं अनुच्छेद 358 और 359 में। तो देखिए दोस्तों, मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, ये बात मूल संविधान में लिखी हुई थी, लेकिन इसको आगे जाकर अनुच्छेद 358 देख लेते हैं। अनुच्छेद 358 में क्या बताया गया है, अगर राष्ट्रीय आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाता है, अगर राष्ट्रीय आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाता है तो अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होगा। ठीक है, जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे तो भी ये बात मैंने आपको बताई थी कि युद्ध बाह्य आक्रमण की स्थिति में ही अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दी गई स्वतंत्रताएं क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होगा। कैसी स्थिति में, अगर राष्ट्रीय आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया गया है। और इसके अलावा एक और उदाहरण देख लेते हैं, अनुच्छेद 359। मैंने अभी बताया आपको कि मूल अधिकार क्या किए जा सकते हैं, निलंबित किए जा सकते हैं। तो इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। सभी मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। यह व्यवस्था मूल संविधान में नहीं थी। मूल संविधान में ये बात थी कि मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है तो मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। लेकिन इस व्यवस्था में बदलाव किया गया अनुच्छेद 359 में और लिखा गया अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर सभी मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। और ये व्यवस्था कब की गई दोस्तों, तो ये 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा, 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 359 में ये बात जोड़ी गई। कौन सी, कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकारों को क्या किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो मेरे ख्याल से किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। इतना हमने जाना मूल अधिकारों की समाप्ति कैसे होती है, मूल अधिकारों के प्रभाव राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव किस प्रकार के होते हैं। तो आप इसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, देखेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। उसके बाद में एक बात और है, अनुच्छेद 354 हमारा रह गया, उसको भी हम यहाँ देख लेते हैं। अनुच्छेद 354 में क्या है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 54 में कहा गया है कि केंद्र और राज्य वित्तीय संबंधों को, केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों को इस प्रकार लागू कर सकते हैं, इस प्रकार क्या कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं जो वह ठीक समझे।
राष्ट्रपति केंद्र राज्य संबंधों को इस प्रकार लागू कर सकते हैं जो वह स्वयं क्या ठीक समझे। राष्ट्रपति द्वारा इस प्रकार का अगर कोई आदेश जारी किया जाता है तो वह उस वित्तीय वर्ष में लागू होगा, वह उस वित्तीय वर्ष में क्या होगा, लागू होगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए यह है कि राष्ट्रपति ऐसे आदेशों को यथाशीघ्र संसद में चर्चा हेतु रखवाएगा। ठीक है, ये बात कही गई है अनुच्छेद 354 में। एक बार पुनः रिपीट कर देते हैं कि राष्ट्रपति केंद्र और राज्य वित्तीय संबंधों को इस प्रकार लागू करेगा जो वह ठीक समझे, और राष्ट्रपति इस प्रकार के जो आदेश जारी करता है, लागू करता है, वह उस वित्तीय वर्ष में लागू होंगे। ठीक है, और ये भी बात है कि ऐसे आदेशों को यथाशीघ्र संसद में चर्चा हेतु रखवाएंगे कौन, राष्ट्रपति। तो मेरे ख्याल से आपको इस प्रकार की जो बातें बताई हैं राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में, ये जो हमारा विषय है यहाँ पर समाप्त होता है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352। अब बचते हैं हमारे अनुच्छेद 356 और 360, तो इनके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 300 या पहले इस प्रकार से लिख लें, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, इसको देखने से पहले दोस्तों हम यहाँ पर कुछ बातों को समझने का प्रयत्न करते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 हमने पढ़ा, इसके पश्चात अनुच्छेद 356 पढ़ने की कोशिश करते हैं और इस कौन से ऐसे आधार बनते हैं जिनके द्वारा राष्ट्रपति शासन की परिस्थितियां उभरती हैं। तो अनुच्छेद 356 देखेंगे, उससे पहले हम कुछ आर्टिकल से अनुच्छेद 355, 354 तक हमने पीछे देख लिया था राष्ट्रीय आपातकाल में। उसके बाद में 355, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 357, अनुच्छेद 365, 358 और 59 हमने राष्ट्रीय आपातकाल में देख लिए। तो ऐसा कोई आर्टिकल बचा नहीं है जो हम नहीं देख रहे हैं। 352 से लेकर 360 तक अकेला अंत में बच जाएगा वित्तीय आपातकाल में अनुच्छेद 360। तो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 355, 56, 357 और 365 के संदर्भ में क्या क्या बातें हैं। 355 में बताया गया है संघ सरकार के कर्तव्य। संघ सरकार के कर्तव्य, संघ सरकार के क्या कर्तव्य होंगे, तो इसमें बताया गया है राज्यों की आंतरिक अशांति से सुरक्षा, ये संघ सरकार का क्या है दोस्तों, कर्तव्य है। राज्यों की आंतरिक अशांति से क्या करना, सुरक्षा करना। उसके बाद में अगली जो बात आती है, राज्यों की बाह्य आक्रमण से सुरक्षा करना। राज्यों की बाह्य आक्रमण से सुरक्षा करना। राज्यों की बाह्य आक्रमण से सुरक्षा करना, ये भी संघ सरकार का कर्तव्य होगा। और उसके बाद में संविधान की पालना, राज्यों द्वारा संविधान की पालना क्या होनी चाहिए, सुनिश्चित। तो ये क्या है, संघ सरकार के कर्तव्य हैं। उसके बाद में आगे 356 में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र, किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र
विफल हो जाने पर क्या लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है, और यहाँ ये भी ध्यान रखेंगे राज्यपाल के प्रतिवेदन पर, उस राज्य के राज्यपाल के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति उस राज्य में क्या करता है, राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है। ठीक है, संविधान किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र क्या हो जाए, अगर विफल हो जाए तो राज्यपाल के प्रतिवेदन पर भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 की उस राज्य में घोषणा करता है। अनुच्छेद 357 में क्या बात बताई गई है, तो अनुच्छेद 357 में कहा गया है राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग, राज्य की जो विधायी शक्तियां होती हैं उसका प्रयोग कौन करेगा, राष्ट्रपति या संसद करेगी। तो राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग अनुच्छेद 357 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 365 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 365 में ये कहा गया है संघ सरकार द्वारा राज्य सरकारों को निर्देश। ठीक है, यहाँ ये ध्यान देने की आवश्यकता है दोस्तों, मोस्ट बात है, इम्पोर्टेंट बात है, निर्देशों की अवहेलना, यानी अगर राज्य सरकार संघ सरकार के निर्देशों की क्या करती है, अवहेलना, निर्देशों की अवहेलना करती है, निर्देशों की अवहेलना करती है, तो ये भी क्या माना जाता है, संवैधानिक तंत्र की विफलता, संवैधानिक तंत्र की विफलता माना जाएगा। ठीक है, अगर कोई राज्य सरकार संघ सरकार के निर्देशों की अवहेलना करती है तो ये भी संवैधानिक तंत्र की क्या माना जाएगा, विफलता माना जाएगा। तो इस प्रकार से हमने एक आर्टिकल से दूसरे आर्टिकल के माध्यम में कड़ियों को जोड़ने का प्रयत्न किया है ताकि आपको राष्ट्रपति शासन की पृष्ठभूमि ध्यान में आ सके। ठीक है, अब यहाँ पर हमने मुख्य रूप से देखा अनुच्छेद 356, अगर किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राज्यपाल के प्रतिवेदन पर भारत का राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है। संवैधानिक तंत्र की विफलता, किन कारणों से संवैधानिक तंत्र की विफलता मानी जाती है, तो सबसे पहले वो सामने दिख रहा है आपको, संघ सरकार के निर्देशों की अवहेलना, निर्देशों की अवहेलना करने पर, ठीक है, या करना, इस प्रकार से बता सकते हैं। संघ सरकार के निर्देशों की अवहेलना करना, अवहेलना अगर कौन करे, राज्य सरकारें करे, तो ये भी संवैधानिक तंत्र की क्या मानी जाती है, विफलता मानी जाती है। उसके अलावा किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिले, स्पष्ट बहुमत नहीं मिलना, अगर राज्य में विधानसभा चुनाव होते हैं, चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, ऐसी स्थिति में समस्या खड़ी हो जाती है राज्यपाल के समक्ष, और वो ये निर्णय नहीं ले पाते हैं कि कौन से दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। तो ऐसी स्थिति में वो राज्यपाल राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजता है और उसके पश्चात उस राज्य में
राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी जाती है। 2019 में आपको पता है इस प्रकार की परिस्थिति बनी महाराष्ट्र में, जहाँ पर किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, तो वहाँ पर क्या लगाया गया, राष्ट्रपति शासन लगाया गया। अगर दल बदल की स्थिति बनी हो, ठीक है, दल बदल की स्थिति होने पर उसके पश्चात अगर राज्य में भ्रष्टाचार जैसी गतिविधियां उभर रही हों, ठीक है, भ्रष्टाचार गतिविधियां उभरने के कारण, और उसके बाद में अगला जो पॉइंट होगा वो ये होगा, कानून व्यवस्था कमज़ोर हो, कानून व्यवस्था राज्य की क्या हो जाए, कमज़ोर हो जाए, तो ये सारे के सारे कारण माने जाते हैं संवैधानिक तंत्र की विफलता के। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आसान है, आराम से ध्यान में रह जाएंगे। उसके पश्चात राष्ट्रपति शासन की जो उद्घोषणा है वो कौन करते हैं, राष्ट्रपति। उद्घोषणा कौन करेंगे, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति द्वारा। अब देखिए क्या होता है, उद्घोषणा हो जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, और उसके पश्चात उद्घोषणा के 2 माह के भीतर, 2 माह के भीतर, उद्घोषणा के 2 माह के भीतर साधारण बहुमत से, ये लाइन ध्यान रखेंगे, लैंग्वेज ध्यान रखेंगे, साधारण बहुमत, जबकि हमने राष्ट्रीय आपातकाल पढ़ा था तो उसमें विशेष बहुमत आया था, यहाँ पर क्या है, साधारण बहुमत। 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों के द्वारा साधारण बहुमत से क्या किया जाना, अनुमोदन करना क्या है, आवश्यक है। अगर अनुमोदन नहीं किया तो राष्ट्रपति शासन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यानी राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के 2 माह के भीतर साधारण बहुमत से संसद के दोनों सदनों के द्वारा उसका अनुमोदन करना क्या है, आवश्यक है। ठीक है, अगर मान लीजिए राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा हो गई, उसके पश्चात लोकसभा भंग हो जाती है, तो इसका अनुमोदन कौन करेगा, राज्यसभा करेगी, क्योंकि वो तो स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होता है, उसका विघटन नहीं होता है, तो राज्यसभा क्या करेगी, उसका अनुमोदन करेगी। उसके पश्चात लोकसभा का जब पुनर्गठन हो जाएगा, तो पुनर्गठन होने के पश्चात जो बैठक होगी, उस बैठक में प्रथम बैठक के 30 दिन के भीतर इसका अनुमोदन होना लोकसभा से भी क्या है, अनिवार्य है। अगर लोकसभा इसको खारिज अस्वीकार कर देती है तो राष्ट्रपति शासन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये बात भी लिखी हुई है अनुच्छेद 356। ठीक है, तो ये विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। 2 माह में साधारण बहुमत से संसद के दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन आवश्यक है, और एक बार इसका अनुमोदन कर दिया तो ये कितने माह जारी रहता है, 6 माह तक जारी रहेगा। 6 माह तक क्या रहेगा, जारी रहेगा। और अनुच्छेद 356 में ये बात भी लिखी हुई है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने वर्ष होगा, 1 वर्ष के लिए। ठीक है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने वर्ष, 1 वर्ष के लिए होगा। और इसमें मोस्ट जो बात लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है, इसे केवल 2 परिस्थितियों में ही, इसे केवल 2 परिस्थितियों में ही बढ़ाकर, 2 परिस्थितियों में बढ़ाकर अधिकतम अवधि 3 वर्ष की जा सकती है। अधिकतम अवधि कितने वर्ष की जा सकती है, 3 वर्ष की जा सकती है। अधिकतम अवधि कितने वर्ष की जा सकती है, 3 वर्ष। शुरुआत में ये लैंग्वेज लिखी हुई है 356 में कि अधिकतम अवधि कितनी है, 1 वर्ष होगी। राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 1 वर्ष होगी। इसे केवल 2 परिस्थितियों में बढ़ाकर अधिकतम अवधि 3 वर्ष की जा सकती है। और ये 2 परिस्थितियां कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर देखेंगे। पहली परिस्थिति है जब देश में
जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा, राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो। ठीक है। और दूसरी परिस्थिति क्या होगी, निर्वाचन आयोग यह लिखित में दे, निर्वाचन आयोग यह लिखित में दे कि वर्तमान परिस्थितियों में चुनाव करवाना असंभव है। चुनाव करवाना क्या है, असंभव। तभी इसकी अधिकतम अवधि को बढ़ाकर कितने वर्ष किया जा सकता है, 3 वर्ष किया जा सकता है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको कोई समस्या नहीं है। दोनों परिस्थितियां बता दी हैं, जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो या निर्वाचन आयोग ये लिखित में दे कि वर्तमान परिस्थितियों में चुनाव करवाना क्या है, असंभव है, तो इसकी अधिकतम अवधि को बढ़ाकर 3 वर्ष के लिए किया जा सकता है। ठीक है, अगर इसकी अवधि को अधिकतम 3 वर्ष किया जा सकता है तो प्रत्येक 6 माह में संसद द्वारा क्या होना चाहिए, इसका अनुमोदन आवश्यक है, इसका अनुमोदन होना आवश्यक। ये शर्त तो जरूर ध्यान रखेंगे, प्रत्येक 6 माह में संसद द्वारा इसका क्या हो, अनुमोदन होना आवश्यक हो, जब इसकी अधिकतम अवधि कितनी रखी जाए, 3 वर्ष। ठीक है, अगर 356 किसी राज्य में लागू हो जाता है तो लागू होने के पश्चात इसके क्या प्रभाव होते हैं, लागू होने के क्या प्रभाव होंगे, तो प्रभाव आपको ध्यान में रहना चाहिए दोस्तों। क्या प्रभाव होंगे, राष्ट्रपति, अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो राष्ट्रपति उस राज्य के समस्त कार्य स्वयं ले सकते हैं, स्वयं ले सकते हैं। ठीक है, और इस राज्य की जो भी संस्थाएं हैं, सभी संस्थाओं के कार्य किसके पास आ जाएंगे, राष्ट्रपति के पास। ठीक है, उच्च न्यायालय को छोड़कर, यहां ध्यान रखेंगे, उच्च न्यायालय को छोड़कर, उच्च न्यायालय के कार्य राष्ट्रपति के पास में नहीं आएंगे, उच्च न्यायालय के कार्यों को छोड़कर समस्त संस्थाओं के कार्य किसके पास में आ जाएंगे, राष्ट्रपति के पास में आ जाएंगे। उसके बाद में आगे जो बात आएगी वो ये है, विधानमंडल के कार्यों को संसद को सौंप सकते हैं, संसद को सौंप सकते हैं। ठीक है, उस राज्य के विधानमंडल के जो कार्य हैं राष्ट्रपति शासन की स्थिति में फिर किसके हाथ में चले जाएंगे, संसद के हाथ में चले जाएंगे, और उस राज्य के जो भी कार्य हैं वो राष्ट्रपति खुद ले लेंगे, सभी संस्थाओं के कार्य अपने हाथ में ले लेंगे, किसको छोड़कर, उच्च न्यायालय के कार्यों को छोड़कर। और ये विशेष बात और जरूर ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति शासन की स्थिति में आवश्यक नहीं कि विधानसभा भंग हो, आवश्यक नहीं कि विधानसभा क्या हो, भंग हो। ठीक है, निलंबित हो सकती है, क्या हो सकती है, विधानसभा निलंबित की जा सकती है।
विधानसभा क्या की जा सकती है, निलंबित की जा सकती है। राष्ट्रपति शासन की स्थिति में जरूरी नहीं, आवश्यक नहीं कि विधानसभा भंग ही हो, उसे निलंबित भी किया जा सकता है। तो ये राष्ट्रपति शासन के क्या होंगे दोस्तों, प्रभाव होंगे। यहाँ पर ये बात भी ध्यान रखेंगे आप, राष्ट्रपति शासन की समाप्ति किस प्रकार से होगी। राष्ट्रपति शासन की समाप्ति, तो समाप्ति में आपको ये बात ध्यान रखनी है, राष्ट्रपति स्वयं समाप्ति की घोषणा कर सकते हैं। या तो राष्ट्रपति स्वयं क्या करेंगे, राष्ट्रपति शासन की समाप्ति की घोषणा कर सकते हैं। और दूसरी बात आपको पता ही है, निर्धारित अवधि में अनुमोदन नहीं मिलने पर, निर्धारित अवधि में अनुमोदन नहीं मिलने पर, यानी 2 माह में अगर इसका अनुमोदन नहीं होता है तो राष्ट्रपति शासन स्वतः ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। एक विशेष बात और ध्यान रखेंगे आप यहाँ पर, कौन सी है, राष्ट्रपति शासन को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। जो राष्ट्रपति शासन है इसको कहाँ पर, न्यायालय में क्या दी जा सकती है, चुनौती। न्यायालय में क्या दी जा सकती है दोस्तों, चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, ऐसी दी भी गई है। और भारत के इतिहास में अरुणाचल प्रदेश में न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने दखल देकर हस्तक्षेप करके निर्णय दिया है कि जो बर्खास्त की गई सरकार है उसको पुनः बहाल किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति शासन को न्यायालय में क्या की जा सकती है दोस्तों, चुनौती दी जा सकती है। इसका मतलब ये है, थर्ड पॉइंट हो जाएगा इसका। तीसरा पॉइंट कौन सा, पहला ये है, दूसरा ये है, तो तीसरा ये हो जाएगा, न्यायालय द्वारा भी राष्ट्रपति शासन को समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, न्यायालय द्वारा भी राष्ट्रपति शासन को क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। ये राष्ट्रपति शासन की समाप्ति इस प्रकार से हो सकती है दोस्तों। और इसके अलावा ये एक मोस्ट बात और ध्यान रखेंगे आप, संसद की अनुमति के बिना विधानसभा को भंग नहीं किया जा सकता। विधानसभा को भंग नहीं किया जा सकता। ये लाइन आपको जरूर ध्यान रखनी है, संसद की अनुमति के बिना विधानसभा को भंग नहीं किया जा सकता है दोस्तों। संसद अगर स्वीकृति देगी तो ही विधानसभा क्या होगी, भंग होगी। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में आगे आपको कुछ फैक्ट ध्यान में रखने हैं, किस प्रकार से हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों। वर्तमान तक राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा, वर्तमान तक राष्ट्रपति शासन वर्तमान तक राष्ट्रपति शासन 126 बार, कितनी बार लगा है, 126 बार राष्ट्रपति शासन पूरे भारतवर्ष में कई राज्यों में लगाया गया है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले अनुच्छेद 356 के अंतर्गत के तहत राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है, तो ये लगाया गया है 116 बार। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत ही नहीं लगाया जाता है, इसके कई आधार हैं जो हम आगे अभी देखेंगे दोस्तों। अनुच्छेद 356 के तहत अगर राष्ट्रपति शासन लगाया गया है तो वो अब तक कितनी बार लगाया गया है, 116 बार।
और संपूर्ण अगर हम राष्ट्रपति शासन की बात करें तो अब तक देश में 126 बार लगाया गया है। ठीक है, यहाँ पर सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया गया? सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन तो ये पहले पेप्सू के नाम से जाना जाता था। पंजाब एंड ईस्टर्न पटियाला स्टेट यूनियन इसका पूरा नाम है पेप्सू, या इसको आप कह सकते हैं पंजाब। ठीक है, कब लगा? 1951 में। ठीक है, पेप्सू एंड पंजाब में 1951 में यहाँ गोपीचंद भार्गव मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया गया था। तो भारत में सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया गया? पेप्सू एक ही बात है। उसके बाद में अगर आपको ध्यान नहीं रहे तो पंजाब ध्यान में रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 1951 में। और ये भी ध्यान रखेंगे सर्वाधिक समय तक, सर्वाधिक अवधि तक राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा? तो ये भी पंजाब में। ये भी कहाँ लगा? पंजाब में। लगभग 10 वर्ष, कितने साल? 10 वर्ष, और लगातार 1987 से 1992 तक 5 वर्ष, तो लगभग 4.25 वर्ष ये राष्ट्रपति शासन लगाया गया है पंजाब में। तो सबसे ज़्यादा अवधि तक भी राष्ट्रपति शासन कौन से राज्य में लगाया गया है? पंजाब में। पूरा बात करें तो लगभग 10 वर्ष, लगातार 1987 से 1992 तक। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सर्वाधिक, सबसे अधिक राष्ट्रपति शासन सर्वाधिक बार कहाँ लगा? तो सर्वाधिक बार मणिपुर, और उसके बाद में उत्तर प्रदेश 10 बार। कितनी बार? 10 बार दोनों में। ठीक है, दोनों में 10 बार लगाया गया। मणिपुर पहले केंद्र शासित प्रदेश था दोस्तों। 1 नवंबर 1956 को जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था, आपको पता है, तो भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, और उन 6 केंद्र शासित प्रदेशों में मणिपुर भी था, पता है आपको। तो मणिपुर में 2 बार केंद्र शासित प्रदेश में लगा और 8 बार राज्य जब ये बना तो उसके पश्चात। इस प्रकार से 10 बार मणिपुर में सर्वाधिक बार, और नंबर 2 पर आप ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश में 10 बार। उसके बाद में केरल और पंजाब, केरल और पंजाब में कितनी बार? 9 बार। दोनों में कितनी बार लगाया गया है? 9 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। अगर केंद्र शासित की बात करें तो पुडुचेरी में 6 बार। केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा? तो पुडुचेरी। पांडिचेरी पहले जाना जाता था, वर्तमान में पुडुचेरी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर कितनी बार लगाया गया है? तो 6 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। कहाँ पर? पुडुचेरी में। और मोस्ट जो विशेष फैक्ट है वो ये ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना दोनों में एक बार भी नहीं, गठन होने के पश्चात एक बार भी यहाँ पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। कौन कौन से राज्यों में? छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में। ठीक है, यह आपको ध्यान में रहना चाहिए। ये 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई और तेलंगाना 2 जून 2014 को। तो गठन के पश्चात दोनों राज्यों में वर्तमान तक एक बार भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। ठीक है, आंध्र प्रदेश से जब अलग किया गया तेलंगाना, जब गठन नहीं हुआ था तो यहाँ 1 माह की अवधि के लिए क्या लगाया गया था? राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। लेकिन जो ही इसका गठन हो गया
विखंडित होने के पश्चात लगाया गया, लेकिन जब अस्तित्व में आया उसके पश्चात अभी तक यहाँ पर किसी प्रकार का कोई राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया है। तो यहाँ पर एक बार भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। दोनों राज्यों का नाम आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में मैं अभी आपको बता रहा था, मैंने आपको अभी बात बताई थी कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है? तो 116 बार। और कुल राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है? तो ये 126 बार। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं किस प्रकार से है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, ठीक है। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर के संविधान, क्योंकि जम्मू कश्मीर का संविधान दोस्तों पहले अलग था, आपको पता है कि अनुच्छेद 93 के तहत जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुच्छेद 93 के तहत क्या लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन। यानी अनुच्छेद 93 के तहत प्रथम 6 माह तक तो यहाँ क्या रहता है? उपराज्यपाल शासन। और 6 माह के पश्चात, ठीक है, 6 माह के पश्चात क्या हो जाता है? अपने आप ही राष्ट्रपति शासन, ठीक है। और वर्तमान में आपको पता है इस प्रकार की जो ये व्यवस्था है, ये जम्मू कश्मीर, ध्यानपूर्वक देखेंगे, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, ठीक है, ये पारित हो गया। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 लागू भी हो गया। कब? 31 अक्टूबर 2019। तो इसके लागू होने के पश्चात इस प्रकार की व्यवस्था क्या हो गई है दोस्तों? समाप्त हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पर जो राष्ट्रपति शासन जम्मू कश्मीर में लगेगा वो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की धारा 73 के तहत लगेगा। ये ध्यान रखेंगे, समझ गए होंगे। और मैं और समझा दूंगा। अनुच्छेद 356 लगता है भारत के राज्यों में, ठीक है। 28 राज्य हैं भारत के राज्यों में। अनुच्छेद 356 के तहत क्या लगता है? राष्ट्रपति शासन। दूसरा, जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुच्छेद 93 के अंतर्गत 6 माह तक यहाँ उपराज्यपाल शासन, और उसके पश्चात ये अपने आप कन्वर्ट हो जाता है किसमें? राष्ट्रपति शासन में, ठीक है। और ये व्यवस्था समाप्त कर दी गई है कब? जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित किया गया, जो 31 अक्टूबर 2019 को लागू हुआ। इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। अब यहाँ पर जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा वो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 73 के तहत लगाया जाएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 239 AB, इसके तहत दिल्ली में राष्ट्रपति शासन, दिल्ली में कौन सा शासन लगेगा? राष्ट्रपति शासन। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा एक और है भाई, संघ शासित प्रदेश प्रशासन अधिनियम 1963 की धारा 51 के तहत, धारा 51 के
तहत कहाँ पर? पुडुचेरी। पुडुचेरी में क्या लगेगा? राष्ट्रपति शासन। ठीक है, ये इस प्रकार की बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। राष्ट्रपति शासन इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत तो 28 राज्यों में लगता है, ये जम्मू कश्मीर के बारे में बता दिया। अनुच्छेद 239 AB के अंतर्गत दिल्ली में क्या लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और संघ शासित प्रदेश अधिनियम 1963 की धारा 51 के तहत पुडुचेरी में क्या लगाया जाता है दोस्तों? राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है या लगेगा, इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। उसके पश्चात हमें देखना है दोस्तों, भारत में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। भारत में जो राष्ट्रपति KR नारायणन साहब हैं, इन्होंने राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में मंत्रिपरिषद की जो सलाह है इसको पुनर्विचार हेतु 2 बार वापस लौटा दिया। एक बार कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त करने के लिए प्रतिवेदन इनके पास में या सलाह इनके पास में गई थी, जिसको पुनर्विचार हेतु लौटा दिया था। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री IK गुजराल साहब थे। और उसके पश्चात बिहार में राबड़ी देवी जो सरकार है, इसको बर्खास्त करने के संदर्भ में पुनर्विचार हेतु लौटा दिया था मंत्रिपरिषद की सलाह को KR नारायणन साहब ने। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। उसके पश्चात दोस्तों महत्वपूर्ण बात है अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 का सबसे बड़ा और प्रमुख मामला ध्यान में हो, प्रस्तावना पड़ी तभी आया था SR बॉम्बई बनाम कर्नाटक राज्य। SR बॉम्बई बनाम भारत संघ भी कह सकते हैं, SR बॉम्बई बनाम भारत संघ कह दीजिए। उन्नीस सौ 1994 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था। SR बॉम्बई कर्नाटक के CM थे दोस्तों। 1988 में जनता दल पार्टी से इनका संबंध था। तो समाचार पत्रों में कुछ इस प्रकार की खबरें छपी कि इनकी पार्टी के कुछ विधायक दल बदल कर रहे हैं। तो उन खबरों के आधार पर ही, केवल खबरों के समाचार पत्रों में प्रकाशन को आधार मानकर ही राज्यपाल ने प्रतिवेदन भेजा राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति ने यहाँ पर SR बॉम्बई की जो सरकार है इसको क्या कर दिया? बर्खास्त कर दिया। ठीक है, 1988 में। उसके पश्चात दोस्तों एक और वाद हुआ, आपको पता है, ये 6 दिसंबर 1992 को बाबरी विध्वंस क्या हुआ? बाबरी विध्वंस हुआ। बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया 6 दिसंबर 1992 को। इस प्रकार की घटना हुई भारत में। और 1994 में फिर सुप्रीम कोर्ट का क्या आया? निर्णय आया। सुप्रीम कोर्ट का क्या आया? निर्णय आया। राजीव गांधी सरकार में थे उस समय 1988 में, जब इनकी सरकार को बर्खास्त किया गया था। तो निर्णय में इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने 2 आधार बताए। निर्णय के क्या बताए? 2 आधार कि बहुमत का फैसला राजभवन से नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहाँ होना चाहिए? विधानसभा। बहुमत का फैसला राजभवन से नहीं होना चाहिए, विधानसभा भवन में ही होना चाहिए। और अनुच्छेद 356 को अंतिम विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए, प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, यह निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने।
साथ में 6 दिसंबर 1992 में बाबरी विध्वंस हुआ, तो इस समय कई राज्यों की सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया था। आपको पता है सरकारें क्या कर दी गई थी, बर्खास्त कर दी गई थी। ठीक है, कौन कौन सी, जिसमें हमारी राजस्थान सरकार का नंबर भी आता है दोस्तों। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, ये जो राज्य सरकारें थी वो क्या कर दी गई थी, बर्खास्त कर दी गई थी। ठीक है, सांप्रदायिकता जैसी जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न हो गई थी। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया कि पंथ निरपेक्षता, राज्य किसी विशेष धर्म को मान्यता प्रदान नहीं करता है, किसी धर्म को राज्य के धर्म नहीं मानता है। पंथ निरपेक्षता हमारे संविधान की क्या है, विशेषता है, संविधान की विशेषता और आधारभूत संरचना। विशेषता और क्या है, आधारभूत संरचना है। ठीक है, इसका क्या पालन होना चाहिए। ठीक है, ये बातें निर्धारित की कि संविधान, पंथ निरपेक्षता हमारे संविधान की विशेषता और आधारभूत संरचना है, इसका पालन होना चाहिए। तो भारत में अनुच्छेद 356 के तहत सबसे बड़ा और प्रमुख मामला माना जाता है एसआर बॉम्बई बनाम भारत संघ 1994 का। उसके पश्चात अनुच्छेद 356 से संबंधित एक तमिलनाडु में गठित की गई थी पीवी राजमन्नार समिति। राजमन्नार समिति, ठीक है, कहाँ गठित की गई थी, तमिलनाडु में। और इन्होंने भी, इस समिति ने भी कहा था कि संविधान से अनुच्छेद 356 हटा दिया जाना चाहिए। हटा दिया जाना चाहिए। और उसके पश्चात आपको पता है इससे संबंधित एक और सरकारिया आयोग बना था, केंद्र राज्य संबंधों हेतु सरकारिया आयोग। रणजीत सिंह सरकारिया इनका नाम था। सरकारिया आयोग 1983 केंद्र और राज्य संबंधों की विवेचना करने हेतु सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। और 1987 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी और इसने क्या कहा, अनुच्छेद 356 का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में होना चाहिए। अंतिम विकल्प के रूप में होना चाहिए। अनुच्छेद 356 का प्रयोग किसके रूप में होना चाहिए, अंतिम विकल्प के रूप में होना चाहिए। ये बात किसने कही, सरकारी आयोग ने 1983 में। और डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा था, संविधान सभा के सदस्य, संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो इन्होंने कहा था कि रेयर टू रेयर मामलों में, कम से कम मामलों में कम से कम अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने ये कहा था कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग रेयर टू रेयर किया जाना चाहिए, यानी कम से कम प्रयोग किया जाना चाहिए। इसको मृत पत्र की संज्ञा दी थी। ठीक है, कहने का मतलब डेथ लेटर। अनुच्छेद 356 को डेथ लेटर की संज्ञा किस विद्वान ने दी, तो यहाँ हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने दी थी। तो मेरे ख्याल से अनुच्छेद 356 हमने गहराई में जानने की कोशिश की है, किसी प्रकार की कोई बातें रही नहीं हैं। आज की क्लास में हमारे विषय को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत एक छोटी सी बात वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में रह गई है, जो हम अपनी अगली क्लास में देखेंगे। और राष्ट्रपति, प्रमुख जो राष्ट्रपति हमारे देश में बने हैं, उनके बारे में हम
आने वाली क्लास में अध्ययन करेंगे।